हेलो दोस्तों, नमस्कार। एम के एस गुरुजी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि आप आईटीआई या आईटीआई से संबंधित किसी भी टेक्निकल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरा यह वीडियो निश्चित ही आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो बने रहें इस वीडियो में मेरे साथ लास्ट तक। दोस्तों, फिटर का सेकेंड ईयर का यह मंथली टेस्ट पेपर है। यहाँ पर 20 क्वेश्चन का एक पूरा डेटा तैयार किया गया है। कहने के लिए यह 20 क्वेश्चन है, लेकिन हम प्रत्येक क्वेश्चन को डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे तो आपके लगभग 80 से 100 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है मीनिंग ऑफ BIS। पहला क्वेश्चन है मीनिंग ऑफ BIS। BIS का क्या अर्थ होता है? तो मैं आपको बता दूं, इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, जिसका फुल फॉर्म है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। इसमें एस जोड़िए तो क्या हो जाएगा? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, जिसे हम हिंदी में भारतीय मानक ब्यूरो के नाम से भी जानते हैं। अब ये भारतीय मानक ब्यूरो क्या है? भारतीय मानक ब्यूरो में जो है, कोई भी यदि बहुमूल्य धातु है या वस्तु है तो उस पर एक विशिष्ट प्रकार की मोहर के द्वारा हॉलमार्क तैयार कर दिया जाता है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? व्हाट इज केजल नट यूज्ड फॉर? केजल नट का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो मैं आपको बता दूं, केजल नट का जो प्रयोग है वो नट को लॉक करने के लिए किया जाता है। यदि देखा जाए तो ये ऊपर से ऐसा सिलेंड्रिकल होता है और जैसे ही हम नीचे की तरफ आएंगे तो इसका जो साइज है वो हेक्सागोनल हो जाता है। इसे ही हम क्या कहते हैं? इसे ही हम केजल नट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ अवॉइडिंग एक्सीडेंट इन वर्क प्लेस? कार्यस्थल पर दुर्घटना से बचने का पहला कदम क्या है? तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। सुरक्षा सावधानियों का पालन करके, बाय ऑब्जर्विंग सेफ्टी प्रिकॉशंस का यूज़ करके आप किसी भी वर्कशॉप हो, इंडस्ट्री हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, वहाँ पर दुर्घटना होने से आप बच सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? द थिकनेस ऑफ शीट मेटल इज इंडिकेटेड बाय अ सीरीज ऑफ नंबर विच इज कॉल्ड एज। शीट धातु की मोटाई को संख्याओं की एक श्रृंखला द्वारा इंगित किया जाता है, जिसे कहा जाता है। तो इसका सही जो आंसर होगा वो होगा गेज। क्या होगा दोस्तों? गेज। अब गेज क्या होता है समझने का प्रयास करते हैं। गेज संख्या जो होती है, यदि हम गेज संख्या की बात करें तो गेज संख्या जितनी अधिक होगी, जो हमारे पास में सीट है या धातु है उसकी मोटाई उतनी ही क्या होगी? कम होगी या पतली होगी। और सीट की मोटाई जितनी अधिक होगी, गेज संख्या उतनी कम होगी। वर्तमान समय में यदि आप देखेंगे तो सीट मेटल की यदि बात करें तो सीट मेटल में जो है वो 30 नंबर के गेज से लेकर के 7 नंबर तक के गेज में मार्केट में सीट उपलब्ध हैं, जिसमें से आप देखेंगे कि यहाँ पर गेज 7 जो है वो कैसा है? बहुत कम है। तो इसका मतलब सीट की मोटाई कैसी हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? बॉक्स नट इज मेड अप ऑफ। बॉक्स नट खालिस्तान का बना होता है। तो मैं आपको बता दूं, बॉक्स नट का सही आंसर होगा गन मेटल। किसका बना होता है? गन मेटल का बना होता है। और इसे ही हम क्या कहते हैं? कई बार पीतल का भी हम इसको बना देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैलिपर इज मेड ऑफ। निम्न में से कैलिपर किस धातु का बना होता है? तो कैलिपर जो है मुख्यतः 2 प्रकार की धातुओं का बनाया जाता है। देखिए यहाँ ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 1 दिया हुआ है माइल्ड स्टील। तो जो कैलिपर होते हैं, चाहे वो आउटसाइड कैलिपर हो, इनसाइड कैलिपर हो, ऑड लेग कैलिपर हो, जेनी कैलिपर हो, स्प्रिंग टाइप कैलिपर हो, जो भी कैलिपर आप यूज़ कर रहे हैं, वो सारे कैलिपर जो है सिर्फ 2 धातुओं के बनाए जाते हैं। वो कौन कौन सी धातु होती है? एक होती है हाई कार्बन स्टील और दूसरी होती है माइल्ड स्टील। यदि हाई कार्बन स्टील का आप कैलिपर तैयार कर रहे हैं तो उसे हार्ड और टेम्पर करने की आवश्यकता होती है। उसके जो पॉइंट्स होते हैं उन्हें हमें क्या करना होता है? हार्ड और टेम्पर करना होता है। लेकिन यदि हम माइल्ड स्टील का कैलिपर यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर हमें जो है
उनके पॉइंट्स को केस हार्डनिंग करने की आवश्यकता होती है। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। तो किस किस के बने होते हैं कैलिपर? माइल्ड स्टील के और हाई कार्बन स्टील के। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है देखिए जरा। टेपर ऑन राउंड की। राउंड की में टेपर होती है, राउंड की में टेपर होती। तो पहले हम ये समझते हैं कि ये जो की शब्द प्रयोग किया गया है, की, ये की होती क्या है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो की होती है, किसी शाफ्ट पर पुली, गियर आदि को जब हमें पावर ट्रांसमिट करने की आवश्यकता होती है तो वहाँ पर हम किसका प्रयोग करते हैं? की का प्रयोग करते हैं। ये की अलग अलग आकार में उपलब्ध होती हैं। यदि हम यहाँ पर बात करें राउंड टेपर की तो राउंड टेपर की जो है, इसका यदि हम रेशो की बात करें तो इसका रेशो मिल जाएगा हमें 1:50। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जा, 1:50, 1:50 में ये मिल जाती है। ये हल्के कार्यों के लिए प्रयोग की जाती है। यदि आप यहीं पर प्लेन टेपर की देखेंगे तो प्लेन टेपर की का जो रेशो होता है 1:100 होता है। वहीं पर जिब हेड की जो होती है उसका अनुपात भी 1:100 होता है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट रिलेटेड टू हेक्साफ्रेम। निम्नलिखित में कौन सा शब्द हेक्साफ्रेम से संबंधित नहीं है। तो देखिए हेक्साफ्रेम से संबंधित जो शब्द नहीं है वो है यहाँ पर शोल्डर। शोल्डर हेक्साफ्रेम से संबंधित नहीं है। रिटेनिंग पिन यहाँ पर होती है, विंग नट भी होता है और हैंडल भी होता है। तो आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ स्क्रीन पे जो है आपको ये रिटेनिंग पिन दिखाई दे रही है। ये जो दोनों हिस्से बने हुए हैं ये किसके हैं? ये रिटेनिंग पिन है। इन्हें प्रोंग्स भी बोला जाता है। ये ऊपर की तरफ फ्रेम है। कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर इसे भी शोल्डर बोला जाता है। नहीं, ये शोल्डर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये जो हिस्से होते हैं इनको हम 90 डिग्री पर क्या कर देते हैं? बैंड करते हैं, इसलिए शोल्डर नहीं होता। शोल्डर को 90 डिग्री पर बैंड नहीं करते हैं, ठीक है ना। ये एडजस्टेबल ब्लेड का होल्डर होता है और ये फिक्स ब्लेड का होल्डर होता है। यहाँ पर ये आप हैंडल देख पा रहे हैं। ये पिस्टल टाइप मिल सकते हैं या अलग अलग शेप एंड साइज में मिल सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे यदि यहाँ पर मल्टी होल्स दिए होते हैं तो इसका मतलब वो एडजस्टेबल है। आप उन्हें जो है कम या ज़्यादा साइज में उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा भी ये डीप कटिंग में भी मिल जाते हैं। तो डीप कट में फ़र्क इतना रहेगा कि इनके जो दोनों एरियाज़ रहेंगे वो अधिक गहराई पर बने रहते हैं, अधिक गहराई पर बने रहते हैं। ब्लेड नीचे की तरफ लगी हुई मिल जाएगी। तो इससे क्या होगा कि मटेरियल को वो अधिक गहराई तक काट पाते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? 3, ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा? शोल्डर। शोल्डर जो है हेक्साफ्रेम से संबंधित नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्क्रू आर यूज्ड इन वर्नियर कैलिपर एंड वर्नियर हाइट गेज। वर्नियर कैलिपर तथा वर्नियर हाइट गेज में निम्न में से कौन सा स्क्रू प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, ऑप्शन 2 इसका सही होगा, थंब स्क्रू। क्या होता है? थंब स्क्रू। थंब स्क्रू एक्चुअल में कुछ इस तरह का बना होता है। आप देख लीजिए, यहाँ पर इस पर थ्रेड बनी होगी जो कि जो भी जॉब होगा उसके अंदर लगा होगा। यहाँ पर नर्लिंग होती है इसकी बॉडी में। क्या होती है? बॉडी में नर्लिंग होती है। तो आप इसे हाथ की सहायता से आराम से ढीला और टाइट कर सकते हैं, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? थंब स्क्रू कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? हाउ टू स्टॉप ब्लीडिंग ऑफ इंजर्ड पर्सन। देखिए ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। सेफ्टी प्रिकॉशंस में जब हम फर्स्ट एड पढ़ते हैं तो वहाँ पर बहुत सी चीज़ें हमें पढ़ने के लिए मिलती है। एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से वार्षिक परीक्षा में अवश्य पूछा जाता है या कंपटीशन की किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। घायल व्यक्ति के रक्तस्राव को कैसे रोक सकते हैं? तो घायल व्यक्ति के रक्तस्राव को रोकने के लिए इसमें देखिए जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं ये सारे ऑप्शन सही हैं, कोई भी ऑप्शन गलत नहीं है। लेकिन यदि ऑप्शन में प्राथमिकता की बात करें तो इसमें चौथे नंबर का जो ऑप्शन है वो एकदम बिल्कुल सही है। घाव पर दबाव देकर हम जो है रक्त के स्राव को रोक सकते हैं। थोड़ा और समझने का प्रयास करते हैं। हम देखते हैं कि पहले ये ब्लीडिंग होती क्या है, रक्तस्राव होता क्या है। तो रक्तस्राव जो होता है ये दो तरीके का होता है। एक हो जाता है इंटरनल और दूसरा होता है एक्सटर्नल। दूसरा क्या हो जाता है? एक्सटर्नल। इंटरनल क्या होता है? शरीर के रक्तस्राव का होना। कहाँ पर? शरीर के अंदर रक्तस्राव का होना क्या कहलाता है? इंटरनल ब्लीडिंग कहलाती है, जो कि विटामिन के की कमी से हो सकती है। जैसे नक्सीर, नाक फूट जाती है, नाक से ब्लड आ जाता है, दांतों के किनारों से ब्लड आता है, या शरीर के किसी भी भाग से ब्लडिंग का होना। दूसरा एक्सटर्नल ब्लीडिंग।
तो हम मैकेनिक जो होते हैं वो एक्सटर्नल ब्लीडिंग यदि कहीं पर हो रही है, शरीर के बाहर या त्वचा के कटने या फटने के कारण शरीर से यदि खून बाहर आ रहा है, या किसी को एक्सीडेंट हो गया है, गोली लग गई है, या कोई नुकीली धारदार वस्तु उसकी बॉडी पर चुभ गई है जिससे बहुत अधिक मात्रा में ब्लड आ रहा है, तो इसके लिए हम उसके लिए फर्स्ट एड का ऑप्शन हमारे पास में होता है। आप किसी साफ कपड़े के माध्यम से या बैंडेज पट्टी के माध्यम से जहाँ से ब्लीडिंग हो रही है वहाँ पर हल्का सा दबाव दे करके आप इसको रोक सकते हैं। कब तक रोक सकते हैं आप इसे? जब तक कि आप डॉक्टर के पास ना पहुँच जाएं या हॉस्पिटल ना पहुँच जाएं। यदि आपको लगता है कि हमें डॉक्टर के पास पहुँचना आसान है बगैर फर्स्ट एड या प्राथमिक उपचार किए, तो आपको सबसे पहले कहाँ पहुँचना चाहिए? डॉक्टर के पास पहुँचना चाहिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? घाव पर दबाव दें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? वेयर इज सर्कुलर टेपर की यूज्ड? सर्कुलर टेपर की का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो जो सर्कुलर टेपर की होती है उसका प्रयोग हमेशा लाइट ड्यूटी ट्रांसमिशन में किया जाता है। किस में किया जाता है? ऑप्शन 1 इसका करेक्ट होगा, लाइट ड्यूटी ट्रांसमिशन। अभी हमने पढ़ा इसका रेशो कुछ इस तरह का होगा, ये देखने में भी कुछ इस तरह की दिखाई देगी। ये सामने की तरफ से इसका एरिया सकरा होता है और पीछे की तरफ इसका जो है टेपरनेस थोड़ी सी ज़्यादा होती है। यानी यदि सामने का हिस्सा यदि 1 भाग है तो इसका पिछला का हिस्सा जो होगा वो 2 भाग होगा। इस तरीके से आप कह सकते हैं 1:2 या फिर 1:50, इस तरीके से आप कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। इन ऑर्डर टू चेक द क्लियरेंस बिटवीन टू मेटिंग सरफेस अ ब्लैंक गेज शुड बी यूज्ड। सरफेस जो सरफेस होती है या संपर्क में 2 सतहों के बीच में अंतर क्लियरेंस की जांच करने के लिए एक खालिस्तान गेज का प्रयोग किया जाता है। उस गेज का नाम बताइए। तो मैं आपको बता दूं, उस गेज का नाम होता है फीलर गेज। कौन सा गेज होता है? फीलर गेज। कोई 2 जॉब है, एक जॉब ऊपर की तरफ है, दूसरा जॉब नीचे की तरफ है, लेकिन ये पहले जॉब और दूसरे जॉब दोनों जॉब के बीच में कुछ ना कुछ यदि गैप आ रहा है तो उस गैप को आप चेक करने के लिए किसका उपयोग करोगे? फीलर गेज का प्रयोग करोगे। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है देखिए, व्हाट इज द मेथड ऑफ रिमूविंग मेटल चिप्स स्टक बिटवीन द टीथ ऑफ द फाइल्स? फाइल के दांतों के बीच फंसी धातु को की चिप्स को हटाने की विधि क्या है? तो मैं आपको बता दूं, इस विधि को यदि कहा जाता है तो वो कहा जाता है पिनिंग। क्या कहा जाता है? पिनिंग। लेकिन यहाँ पिनिंग ऑप्शन में नहीं दिया है। अब ये पिनिंग होती क्या है? जब हम फाइल को किसी सॉफ्ट जॉब के ऊपर फाइलिंग करते हैं या रेतते हैं तो उस जॉब की चिप्स निकल करके फाइल के टीथ के बीच में फंस जाती है, और बार बार जब उसी जॉब के ऊपर फाइल की रगड़ होती है तो वह चिप्स उस जॉब पर अपने रेशे या निशान छोड़ते जाते हैं। इस दोष को दूर करने के लिए हम क्या काम करते हैं? फाइल की पिनिंग करते हैं। अब फाइल की पिनिंग करने के लिए हमारे पास में 2-3 अलग अलग ऑप्शंस होते हैं। अब यदि आप देखेंगे यहाँ कि यहाँ ब्रश भी दिया है, वायर ब्रश, कॉपर स्ट्रिप दी हुई है और चाक पाउडर दिया हो, तो ये सारे ऑप्शन सही है। इसका यदि बेस्ट ऑप्शन होता तो वो होता फाइल कार्ड। क्या होता? फाइल कार्ड। फाइल कार्ड क्या होता? फाइल कार्ड एक प्रकार का वायर ब्रश होता है या एक प्रकार का ब्रश होता है, जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, जो हमारा जो जॉब है जिस पे हम फाइलिंग ऑपरेशंस कर रहे हैं, तो हमारी जो फाइल होती है उस पर क्या फंस जाते हैं? वो चिप्स फंस जाती है। तो इस वायर ब्रश के माध्यम से हम उसको साफ कर देते हैं। दूसरा तरीका ये होता है कॉपर स्ट्रिप। ये भी सॉफ्ट होता है। आप हमारी फाइल के ऊपर या जो फाइल जिसमें चिप्स फंस गई है, आप उसके ऊपर भी इसको रगड़ करके वहाँ से भी साफ कर सकते हैं। इसके अलावा चाक पाउडर, आप फाइल पर क्या कर सकते हैं? चाक का पाउडर लगा सकते हैं, लेकिन आपको चाक का पाउडर हमेशा फाइल पे लगा के नहीं रखना है, नहीं तो क्या होता है कि जो चाक का पाउडर होता है वो कोरोजन से को पकड़ लेता है, जंक लगने लगता है, फाइल खराब हो जाती है। तो इसका यदि सही ऑप्शन की यदि हम बात करें तो इसका सही ऑप्शन यहाँ पर मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन आप कोशिश ये कीजिएगा कि फाइलों के दांतों के बीच फंसी धातु की चिप्स को हटाने की यदि विधि की बात करें तो वो कहलाती है पिनिंग। ठीक है। अब इस दोष को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं? फाइल कार्ड का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? फाइल कार्ड का प्रयोग करते हैं। और इसके जो ब्रश में जो
तार बने होते हैं वो तार हाई कार्बन स्टील के या कठोर धातु के बने होते हैं। तो यहाँ यदि आप ऐसा बोलेंगे तो वायर ब्रश यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए। पोर्शन ऑफ द हैमर यूज्ड फॉर फिक्सिंग द हैंडल इज, हथौड़े का वह भाग जहां हत्था लगा होता है निम्न कहलाता है। तो दोस्तों ये आप सभी को पता है, जहां पर हत्था लगा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, आई होल बोलते हैं। आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये मेरे सामने एक बॉल पिन हैमर है। इसके प्रत्येक पार्ट्स यहाँ पर दिए हुए हैं। ऊपर वाला हिस्सा पिन कहलाता है, नीचे की तरफ बना हुआ है ये नेक जो गर्दन की तरह दिखाई दे रहा है। इसके बाद यहाँ पर बेस लगा हुआ है, बेस को हम हिंदी में पच्चड़ बोलते हैं, और इसी पच्चड़ के ऊपर आई होल बना हुआ है। ये देखो, जिसके अंदर ये लकड़ी का पूरा हैंडल डला होता है उसे आई होल कहते हैं। नीचे की तरफ में ये नेक बना हुआ है, और ये वाला जो हिस्सा जिसे अपन हेड बोलते हैं इसे पोल भी बोला जाता है, ठीक है ना। और ये साइड में जो हिस्सा बना हुआ है इसे चीक या गाल बोलते हैं। ये वाला हिस्सा जो है इसका फेस कहलाता है, ठीक है। और ये पूरा जो है इसका ग्रेप, नेक, हैंडल, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। तो यदि हम क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आई होल। क्वेश्चन नंबर 15 में आ जाते हैं। वाई चॉक इज अप्लाइड ऑन द फेस ऑफ द फाइल, फाइल के फेस पर चाक क्यों लगाया जाता है। तो फाइल के फेस पर चॉक इसलिए लगाया जाता है ताकि हम पेनिट्रेशन और पिनिंग को क्या कर सकें, कम कर सकें। पेनिट्रेशन और पिनिंग को कम कर सकें ताकि उस पर क्या ना फंसे, जॉब पर या जॉब की जो चिप्स निकल रही हैं वो फाइल पर ना फंसे, नहीं तो क्या होगा, जॉब बेकार हो जाएगा, उस पर रेसे रेसे दिखाई देंगे। क्वेश्चन नंबर 16, विच मेटल हैज़ हाई रेजिस्टेंस टू केमिकल रिएक्शन, कौन सी धातु में रासायनिक प्रतिक्रिया के लिए उच्च प्रतिरोध होता है। तो मैं आपको बता दूं, स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील में जो है केमिकल रिएक्शन जो होता है वो हाई होता है। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि घायल व्यक्ति के रतिस्राव को कैसे रोकें, हाउ टू स्टॉप ब्लीडिंग ऑफ इंजर्ड पर्सन। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, इसका सही आंसर होगा घाव पर दबाव देकर। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट वी कैन टेक ऑन द स्टील रूल। स्टील रूल पर हम छोटी से छोटी माप ले सकते हैं, तो वो छोटी से छोटी माप होती है 0.5 mm की। कितनी ले सकते हैं हम, 0.5 mm की। यदि लंबाई की बात करें 15 सेंटीमीटर में उपलब्ध है, 30 सेंटीमीटर में उपलब्ध है, 60 सेंटीमीटर में उपलब्ध है। यदि आप इन्हीं को mm में कन्वर्ट करोगे तो ये 150 mm हो जाएगी, ये 300 mm हो जाएंगी, और ये 600 mm हो जाएंगी। लेकिन मिनिमम कितना मेजर कर सकते हैं आप, आधा mm। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 19, विच फाइल इज यूज्ड फॉर फाइलिंग वुड एंड लेदर। लकड़ी और चमड़े की फाइलिंग करने के लिए किस फाइल का प्रयोग किया जाता है। इसमें जो फाइल का प्रयोग किया जाता है वो रास्प कट फाइल का प्रयोग किया जाता है। कौन सी फाइल प्रयोग की जाती है, ऑप्शन नंबर 3, रास्प कट फाइल। अब देखिए, फाइल के विषय में हमने पढ़ा है कि फाइल मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती है, अकॉर्डिंग टू लेंथ, अकॉर्डिंग टू ग्रेड, अकॉर्डिंग टू कट, अकॉर्डिंग टू शेप। इस तरीके से हमने फाइल के बारे में पढ़ा है। उन्हीं में से हैंड फाइल के बारे में पढ़ा है, वास्टर्ड फाइल पढ़ी हुई है, सिंगल कट फाइल पढ़ी हुई है। ये तीनों फाइल जो होती हैं ये मटेरियल को ज़्यादा मात्रा में हटाती है। 8 से 10 दांते जो होते हैं इनके 1 सेंटीमीटर में होते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रश्न हमसे सीधा पूछ रहा है कि लकड़ी और चमड़े यानी कि सॉफ्ट मेटल में से, यदि आप मेटल हो या नॉन मेटल हो, यदि यहाँ से आपको क्या हटाना है, मटेरियल को हटाना है, तो आप रास्प कट फाइल का प्रयोग करेंगे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20, सेंटर पंच एंड प्रिक पंच इज मेड ऑफ विच मटेरियल। सेंटर पंच एवं प्रिक पंच बने होते हैं। देखिए, यदि हम पंच की बात करें तो पंच हमेशा किसका बना होता है, हाई कार्बन स्टील का बना होता है। क्यों, जब एक धातु दूसरी धातु पर अपना निशान छोड़ती है तो उस पर क्या होती है, कठोरता का गुण लिए होती है, इसलिए वो किसी और जॉब पर निशान बना देती है। तो ये गुण किसके अंदर होता है, ये गुण आपको मिल जाएगा हाई कार्बन स्टील पर। यदि आप सेंटर पंच की बात कर रहे हो, डॉट पंच की बात कर रहे हो, या प्रिक पंच की बात कर रहे हो, तीनों पंच या इसके अलावा भी हॉलो पंच, सॉलिड पंच, ऑटोमेटिक पंच, जितने भी तरह के हमने पंच पढ़े हुए हैं, सभी को हम किस धातु का बनाएंगे, हाई कार्बन स्टील का बनाएंगे। यदि यहाँ पर हमसे एंगल की बात करता है तो
एंगल के लिए सेंटर पंच का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है, कई बार पूछ लेता है। डॉट पंच 60 डिग्री का और प्रिक पंच 30 डिग्री का। मैंने इसको याद करने का एक अच्छा तरीका बताया था कि आप पी, सी और डी याद रख लीजिए। पी का मतलब होता है प्रिक पंच 30 डिग्री, डी का मतलब होता है डॉट पंच 60 डिग्री, और यदि आप दोनों को जोड़ देते हैं तो कितना आ जाता है 90 डिग्री, जो कि किसका मान है, सेंटर पंच का मान है। तो इस तरीके से आप कंफ्यूज नहीं होंगे, यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको आज बेहतर नॉलेज मिला होगा। इसी आशा के साथ मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।